नमस्कार दोस्तों, ज्ञान प्रवाह 24x7 में आपका स्वागत है। हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो आर एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 65 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट ऑल क्वेश्चन जो है वो हम लोग इस टेस्ट सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न पर विचार करें। पहला है पवना विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है ताना भगत आंदोलन और चौथा है एका आंदोलन। उपरोक्त घटनाओं का कालक्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुने। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से 1855 से 56 के मध्य हुआ था। ओके। और पवना विद्रोह जो है वो 1873 से 1873 से 85 के मध्य हुआ था। 1873 से 85 के मध्य जो पवना विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह जो है 1855 से 1856 के मध्य हुआ था। और ताना भगत आंदोलन जो है वो 1914 में जो है ताना भगत आंदोलन हुआ था। और एका आंदोलन जो है 1922 में हुआ था। 1922 में। तो इस प्रकार सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था, फिर पवना विद्रोह, फिर ताना भगत आंदोलन और सबसे लास्ट में एका आंदोलन हुआ था। तो इसमें 2 1 3 4 2 1 3 4। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपभाग है। और दूसरा कथन है टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। और तीसरा कथन है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण कहलाता है। उपरोक्त में से कौन सा जो है सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो मेरी बंद डेल्टा जो है वो बंगाल डेल्टा का उपभाग है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और टेलीग्राफिक पठार जो है वो उत्तरी अटलांटिक कटक का जो है हिस्सा है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही है। और मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण जो है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही है। तो इसमें तीनों कथन जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुई चुभने से जो मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है, क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिका का अभाव होता है। तो इस प्रकार इसमें अभिकथन और कारण जो है वो दोनों सही है। और कारण जो है वो अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा भी कहा जाता है। इसमें से कौन से एक को जो फल शर्करा कहा जाता है। माल्टोज, राइबोज और लैक्टोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को जो फल शर्करा भी कहा जाता है। फ्रक्टोज जो फलों के मीठे स्वाद का कारण है। और यह जो मोनोसेक्राइड होता है। फ्रक्टोज जो है मोनोसेक्राइड होता है और यह जो फलों के मीठे स्वाद का कारण भी बनता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है ये वन भूमध्य सागर के आसपास विस्तृत है। और दूसरा कथन है इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। तो इसका जो कथन एक है वो सही है। और इन वनों में जो पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर से तात्पर्य है, ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे होते हैं। ये हरे पौधे जो है वो अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं।
इनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की जो है क्षमता होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे जो है वो ग्रीन मफलर होते हैं और इनमें जो है वह ध्वनि प्रदूषण को जो अवशोषित करने की क्षमता होती है, ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी एक पोषण संबंधित विकार है जो होता है। बेरी बेरी जो है वो एक पोषण संबंधित विकार है जो थायमीन की कमी से होता है। विटामिन बी को जो है वो रिबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम जो है वो रिबोफ्लेविन है और थायमीन को जो विटामिन बी वन के नाम से भी जाना जाता है। थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग भी होता है, यानी विटामिन बी वन की कमी से जो है वो बेरी बेरी रोग होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। और इसे जो है वो बी वन के नाम से, थायमीन को जो बी वन विटामिन बी वन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रमुख संस्थान और अवस्थिति। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है वो सिकंदराबाद में स्थित है। तो इसका जो कथन एक है वो सही सुमेलित है। और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्था जो देहरादून में है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही सुमेलित है। ओके। और राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान जो है कोलकाता में है। तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही है। तो इसमें तीनों कथन जो है सही सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है यहाँ वन है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है दिल्ली कॉलेज, दूसरा कथन है मेयो कॉलेज और तीसरा कथन है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। उपरोक्त संस्थानों की स्थापना का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताए गए हैं। बताइए। हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो वर्ष 1817 में हुआ था। 1817 में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। और मेयो कॉलेज की स्थापना जो है वो 1875 में हुआ था, 1875 में। जबकि दिल्ली कॉलेज की स्थापना जो है वो 1824 में, 1824 में हुआ था दिल्ली कॉलेज की स्थापना। ओके। तो सबसे पहले जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था, फिर दिल्ली कॉलेज की, और सबसे लास्ट में इसमें मेयो कॉलेज की स्थापना हुआ था। तो इसमें 3-1-2, 3-1-2। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेश यानी आसपास का क्षेत्र होता है। और दूसरा कथन है अमलैंड को जो हिंटरलैंड भी कहा जाता है। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। अमलैंड शब्द का अर्थ जो है वो नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र होता है, यानी आसपास का क्षेत्र होता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और अमलैंड को जो हिंटरलैंड भी कहा जाता है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो अमलैंड के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को जो कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि सिलिकॉन की वैद्युत चालकता जो है वो अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक है, परंतु चालकों की अपेक्षा जो है बहुत कम होती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है क्योंकि सिलिकॉन की वैद्युत चालकता जो है अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, परंतु चालकों की अपेक्षा जो है बहुत कम होती है। तो इसमें कथन और कारण जो है वो दोनों सही है और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है को कहलाता है। महासागर का वह जगह जो जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है उसे हेलोक्लाइन कहलाता है। हेलोक्लाइन कहलाता है, वह जो है हेलोक्लाइन कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं? इनमें से कौन से एक जो है बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं? फिरोज शाह मेहता, जीडी देशमुख, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब। केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब ने मिलकर
वर्ष 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी और इन्हें जो है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं तीनों को फिरोज शाह मेहता और केटी तैलांग बदरुद्दीन तैयब, इन तीनों लोग को जो है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है और इन्होंने जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी। तो इसमें जो ऑप्शन भी है उन्हें जो है वो जेडी देशमुख को जो बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाना जाता। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सॉरी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चारागाह या हिल स्टेशन, अवस्थिति। बन्नी चारागाह, बन्नी चारागाह जो है वो गुजरात में स्थित है, जिसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। और बगियाल चारागाह जो उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और खजियार चारागाह जो हिमाचल प्रदेश में है, ना कि सिक्किम में, या जो है हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में जो है खजियार चारागाह, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, या सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और पहलगाम चारागाह जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सोडियम धातु को जो है वो किरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सोडियम धातु को जो किरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि सोडियम धातु जो है वो वायु से बहुत अधिक क्रियाशील होता है, वायु के संपर्क में जो बहुत अधिक क्रियाशील करता है सोडियम धातु। तो इसका जो कथन और कारण जो है इसमें दोनों सही है और कारण जो है कथन अभिकथन का जो सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन संसाधन ब्यूरो जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, जिसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था? भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु सन 1956 में जो है वह तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। 1956 में जो है वो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? रचना, लेखक। तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी के लेखक जो है वो निजामुद्दीन थे। तो इसका जो कथन एक है वो भी सही सुमेलित है। ओके। और तारीख ए यामनी, तारीख ए यामनी के लेखक जो है वो अल उतबी है। उतबी, अल उतबी जो है तारीख ए यमनी के लेखक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जो है जियाउद्दीन बर्नी थे। तो इसका जो कथन तीन है ऑप्शन सी है वो भी सही है। तो इसमें सभी जो है सही सुमेलित है, तो इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को जो है कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। धन विधेयक जो केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इसमें कथन और कारण जो है वो दोनों सही है और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। और दूसरा कथन है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। नीचे सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। मैरियाना गर्त जो है वो सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है या चैलेंजर सर्वाधिक जो है वो महासागरीय गर्त है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और यह जो मैरियाना या चैलेंजर्स जो है वो प्रशांत महासागर में
स्थित है। ये गर्त दोनों, तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही सुमेलित है। ओके, वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। मैरियाना या चैलेंजर जो है सर्वाधिक गहरी गर्त है और इसकी अनुमानित गहराई जो है लगभग 1,10,333 मीटर है। 1,10,333 मीटर है इसकी गहराई, मैरियाना गर्त की गहराई। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को कविराज नियुक्त किया गया था? शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को जो है वो कविराज नियुक्त किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। शाहजहां के शासनकाल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो है शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृगमरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए प्रकाश का व्यक्तीकरण, ऑप्शन बी है प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का ध्रुवण और ऑप्शन डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृगमरीचिका का व्याख्या जो है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रकाश के रंग का निर्धारण उनकी उसकी जो तरंग दैर्ध्य से होती है। और दूसरा कथन है, पार्श्व ध्वनियों की आवृत्ति जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और तीसरा कथन है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। इसमें पूछा गया उपरोक्त में से कौन जो है सत्य है, ये पूछा जा रहा है। प्रकाश के रंग का निर्धारण जो उसकी तरंग दैर्ध्य से होती है। तो इसका जो कथन एक है वो सही है। और पार्श्व ध्वनि की आवृत्ति जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही सुमेलित है, वो भी सही है। और मिट्टी के घड़ों में वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जो जल ठंडा रहता है, ना कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल 2 कथन जो है सही है, 1 और 2 जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है? जनसंख्या के पिरामिड में जो है वो 11 से 64 वर्ष आयु समूह को जो है वो कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह वायु प्रदूषण के जैव सूचक है। और दूसरा कथन है, यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के जैव सूचक है। तो इसका जो कथन एक है वो सही है। और यह जो नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं, लाइकेन जो नगरों के समीप नहीं पाया जाता। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को जो राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिन तक जो रोका जा सकता है। यदि यदि जो 14 दिन के अंदर राज्यसभा जो है वो द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो वह विधेयक जो पारित मान लिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जैव मंडली पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। और दूसरा कथन है, ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। सत्य कथन चुने। जैव मंडली पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में जो जैव मंडली पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक ही दिशा में होता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और यह प्रवाह जो है वो अजैविक प्रणाली से जो है जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा वो भी। तो इसमें दोनों कथन जो सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। और दूसरा कथन है, इनका जन्म जो बदायूं में हुआ था। और तीसरा कथन है, इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। सत्य कथन या कथनों का चयन करें।
शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। तो इसका जो कथन एक है वो भी सही है, वो सही है इसमें। ओके। और इनका जन्म जो बदायूं में हुआ था। तो इसका जो कथन देखो वो भी सही है। और इन्हें जो महबूब ए इलाही के भी कहा जाता है। तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही है। तो इसमें तीनों कथन जो शेख निजामुद्दीन औलिया के संबंध में सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? हाचुल, सोम्पेन, रेंगमा, ओंचे ओंजे। रेंगमा जनजाति जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। रेंगमा जो है एक नागा जनजाति है जो नागालैंड एवं असम में पाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और प्रश्नगत दिए गए अन्य सभी जनजाति जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बामडीला। बामडीला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो भी सही सुमेलित है। और नाथुला, नाथुला जो सिक्किम में, नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है ना कि मेघालय में, या जो सिक्किम में है। नाथुला जो है सिक्किम में, सिक्किम में है ना कि नेपाल में, सॉरी मेघालय में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और जलेपला जो है सिक्किम में है और मुलिंगला जो है उत्तराखंड में है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है गांधी सागर बांध, दूसरा कथन है राणा प्रताप बांध और तीसरा कथन है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। उपरोक्त में से कौन सा जो है चंबल नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, ये तीनों जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है? क्रोमियम धातु का प्रयोग जो धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है। धब्बा रहित स्टील बनाने के समानता जो क्रोमियम एवं निकिल प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्रमुख संस्थान और सूची 2 में अवस्थिति। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था जो है वो हैदराबाद में है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जो है जयपुर में है स्थित है। तो इसका जो बी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मैसूर में है। तो इसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और साय वनिकी का राष्ट्रीयकरण शोध केंद्र जो है वो झांसी में है। तो इसका डी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से जो है वो 16वां स्थान है और नीचे से जो 29वां स्थान है। और 6 छात्र जो परीक्षा में छोड़ दिए हैं और 5 छात्र जो है उसमें अनुत्तीर्ण रहे। उस परीक्षा में जो 5 छात्र जो अनुत्तीर्ण रहे। तो कक्षा में जो कुल कितने छात्र थे ये पूछा गया है। अस्मिता का स्थान जो ऊपर से 16वां है, ऊपर से 16वां जो स्थान है अस्मिता का, और नीचे से जो है वो 29वां स्थान है। नीचे से अगर गिना जाए तो वो 29वें स्थान पर है। तो यानी 29, ये 29 है, 29 के नीचे जो 28 छात्र और होंगे, 28 छात्र होंगे। ओके। तो ऊपर से जो 16वां स्थान है, ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से जो 29वां, तो इन दोनों के बीच जो 16 तो ये है, 16 और ये जो 29वें स्थान पर है, 16 का जो है 29वें स्थान पर है। तो 16, 16 प्लस 28 ये कर लो। तो 16 प्लस 28 जो है वो 44 हो जाएगा। 44 जो है 16 प्लस 28 हो जाएगा। और 6 छात्र जो परीक्षा छोड़ दिए हैं।
तो अच्छा और ऐड कर लो। इसमें पूछा गया है टोटल कितने छात्र हैं कक्षा में। छात्र जो परीक्षा छोड़ दिए हैं और 5 जो है वो अनुत्तीर्ण है, तो 5 भी ऐड कर लो। तो इसको जो ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 55 छात्र। तो यानी टोटल जो 55 छात्र उस कक्षा में थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें जो लुप्त अंक ज्ञात करना है। इसमें देखो, अगर इसको जोड़ा जाए स्क्वायर करके, 4 का स्क्वायर करेंगे अगर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको अगर हम लोग स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये 21 प्राप्त होगा। ओके, 21। और उसी प्रकार हम लोग 5 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो हमें 25 प्लस 9 प्लस 64 ये प्राप्त होगा। और अगर इसको जोड़ेंगे जो है वो, तो हमें 98 प्राप्त होगा। ओके, उसी प्रकार जो है इसको जोड़ लेते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी 36 प्लस 49 प्लस 9। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे जोड़ेंगे तो ये हमें 94 प्राप्त होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन 94 आएगा। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए जो है वो बी की बहन है और सी जो है बी की माँ है, यानी ए और बी जो है वो भाई बहन है, ए और बी जो है वो भाई बहन है एक दूसरे के, और सी जो है बी की माँ है, सी जो है वो माँ है बी की, सी जो है बी की माँ है, और डी जो है वो सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है। ये माँ है और ये जो है वो डी पिता है। पिता किसके हैं? सी के पिता है। ओके, और ई जो है वो डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है, यानी ये जो पिता है उनकी मम्मी जो है वो ई है। तो इसमें पूछा गया है ए और डी से क्या संबंध है, ए का जो है डी से क्या संबंध है, यानी ए का डी से क्या संबंध है, ये पूछा गया। ए का डी से जो है वो, डी का जो है ए से पोती का संबंध है, तो इसका जो जो ए है वो डी की पोती है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द के विषम युग्म को चुने। आयत लीटर, दबाव बैरोमीटर, लंबाई मीटर और अवरोध ओम। लीटर जो है वो आयतन का मापक इकाई है, लीटर जो है आयतन का मापक इकाई है, और मीटर जो है वो लंबाई का मापक इकाई है, और ओम जो है अवरोध का मापक इकाई है। ओके, जबकि दबाव का जो है मापक इकाई जो पास्कल होता है, ना कि बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है एक वायुमंडलीय दाब को मापने वाला उपकरण है, ना कि उसका मापक इकाई है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो जो विषम युग्म है या जो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ जो है भाग है और माइनस का अर्थ जो गुणा है, और गुणा का अर्थ जो प्लस है और भाग का अर्थ जो माइनस है, तो इतने का क्या मान आएगा। तो यानी यहाँ लिख लीजिए 6, 10, 4, 12 और 6। यहाँ देखिए भाग है, भाग का अर्थ जो माइनस है, यानी यहाँ माइनस लगा दीजिए। उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के स्थान पर क्या है, माइनस का अर्थ जो गुणा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए। उसके बाद आएगा गुणे, गुणा जो है वो प्लस का है, गुणा का अर्थ जो प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, और प्लस का स्थान जो है वो, प्लस जो है वो भाग है, तो यहाँ भाग का निशान लगा दीजिए और इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, यानी भाग जो है सबसे पहले सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर ऐड होता है, फिर उसके बाद माइनस का सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 12 और 6 को भाग देंगे तो यहाँ 2 आएगा। ओके, तो और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 14, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 14 आएगा प्लस 2। तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये प्लस में और ये प्लस में, जबकि 40 जो है वो माइनस में है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस
40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -32 आएगा आंसर। तो इसमें जो आंसर है वो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर, प्रशांत महासागर, द्वीप। प्रशांत महासागर जो प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। उसी प्रकार द्वीप, द्वीप में जो सबसे बड़ा द्वीप जो ग्रीनलैंड द्वीप है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। इसमें जो सही विकल्प के द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। यहाँ देखिए ई है, उसके बाद ई एफ आ रहा है, यानी एफ के बाद जो आएगा जी, यानी जी लिख दीजिए। ओके, फिर जी है, जी के बाद जी एच आई यानी एक अक्षर को छोड़ के जो आई आ रहा है, जी एच आई, तो यानी एच आई जे, आई को छोड़ देंगे एक अक्षर छोड़ के, यानी एच आई, आई को छोड़ देंगे जे यहाँ लिखेंगे। ओके, उसी प्रकार आई, आई जे के एल, दो अक्षर छोड़ने के बाद जो तीसरे अक्षर को लिखा गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार हम लोग जे, जे के एल एम, यहाँ एम लिखेंगे। ओके, और के उसी प्रकार जो ये अब यहाँ मिला लीजिए, तो इसमें जी, ये भी, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। इसमें यहाँ पे पी आया है, यहाँ एम आया, तो यहाँ पहले एम आएगा, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो हो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी जो हो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि दोनों अपने स्थान को जो आपस में बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में जो कुल कितने लड़के हैं, ऐसा पूछा जा रहा है कि पंक्ति में जो कितने लड़के हैं। बाईं ओर से जो है ए का स्थान जो है 10वां है, यानी बाईं ओर से इधर से जो स्थान जो है ए का स्थान जो है वो 10वां है, ए का स्थान जो है 10वां है। और वहीं दाईं ओर से जो बी का स्थान जो है 9वां है, दाईं ओर से बी का स्थान जो है 9वां स्थान है बी का। ओके, और ये दोनों जो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं अपना स्थान, यानी जो ए है वो बी के स्थान पर पहुंच जाता है और बी जो है वो ए के स्थान पे पहुंच जाता है। तो ए का स्थान जो है वो 15 हो जाता है, ये 15वें स्थान पर पहुंच जाता है। ओके, तो यानी अगर ये बात किया जाए, ए का स्थान जो है वो 10 है और बी का स्थान, यानी बी के बाद जो है वो 8 लोग और बैठे हैं, तो ये बी 9वें स्थान पे है बी। तो इस प्रकार इसमें जो बी ए का बाईं ओर से जो स्थान हो जाएगा, जब स्थान परिवर्तन करेंगे तो 15 स्थान पे आ जाएगा। तो यानी बी के बाद जो है वो 8 लड़के और जो बैठे हैं, सॉरी ए के बाद जो 8 लड़के और बैठे हैं, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना होगा 23। तो यानी टोटल 23 जो लड़के जो हैं वो पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके योग, अंतर और गुणनफल जो हो 5:1:18 के अनुपात में है। उनके वर्गों का अंतर है, उनके वर्गों का, मान लो कोई दो संख्या है ए और बी, ए और बी जो है वो दो संख्या है, उनके योग, अंतर और गुणनफल, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए इंटू बी, इनका अनुपात जो दिया गया है वो हमें 5:1:18 का रेशियो दिया हुआ है। ओके, हम लोग इसको जो है वो, यानी इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x रेशियो 18x, यानी इतना सबसे पहले दिया गया था, इसको रेशियो करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, 18 ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी रेशियो ए इंटू बी, यानी जो ए प्लस बी का मान है वो 15x है, सॉरी 5x है, और ए माइनस बी का मान जो है वो x है, और a इंटू बी का मान जो है वो 18x है। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। ओके, यहाँ से हम लोग इसको ज्ञात किए हैं। तो हम लोग a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो
हम लोग ए और बी के मान ज्ञात करने के लिए जो है वो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 15x और ए माइनस बी इक्वल टू एक्स ये दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 6x, यानी a का मान जो हो जाएगा x के फॉर्म में 3x हो जाएगा। ओके, और उसी प्रकार अगर हम लोग a प्लस बी इक्वल टू 5x है, उसमें a का मान रख देंगे, यानी 3x प्लस बी इक्वल टू 5x, तो b का मान पता चल जाएगा, तो b हो जाएगा 2x आ जाएगा। ओके, तो यानी a और b का मान जो हमें x के फॉर्म में मिल गया है। हम लोग a और b का मान जो है इस इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पे, तो इस प्रकार इसमें रखेंगे तो 3x इंटू 2x इक्वल टू 18x, तो हमें x का मान मिल जाएगा। x से x इधर कैंसिल हो जाएगा और ये 3 दूना 6x इक्वल टू 18, तो 3 से जो कैंसिल हो जाएगा 3 बार जाएगा, तो x इक्वल टू हमें 3 पता चल जाएगा। तो x का मान हम लोग इसमें रख देंगे ये दोनों इक्वेशन में, तो a का मान पता चल जाएगा। तो a इक्वल टू जो है वो 9 हो जाएगा और b इक्वल टू जो है वो हमें 6 पता चल जाएगा। ओके, अब इनका जो है हमें वर्गों का अंतर क्या होगा, तो वो अंतर भी ज्ञात कर लेंगे। 9 माइनस 6 स्क्वायर, ये 81 माइनस 36, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 45 आएगा, तो इसमें जो 45 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। यदि किसी वृत्त या गोले की त्रिज्या में वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला जो है वो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये जो फार्मूला होता है अगर वृद्धि हो रही है। अगर वहीं कमी होती है त्रिज्या के कमी में, गोले या वृत्त की त्रिज्या में कमी होती है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, अगर यह दिया गया है तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करेंगे। ओके, तो उसको निकाल लेंगे, तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो हम लोग प्लस रखेंगे इसको, और यहाँ पे यक्स जो है वो त्रिज्या में जो वृद्धि हो रही है उसको दर्शाता है, यानी यहाँ देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, तो यानी x की जगह जो हम लोग 10 रखेंगे, तो यह 2 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो यानी यहाँ पे 20 प्लस 100 अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 20 प्लस 1 इक्वल टू 21, तो हमें पता चल गया कि 21% की जो वृद्धि होगी उसके त्रिज्या क्षेत्रफल में, यदि वृत्त की त्रिज्या जो है वो 10% से बढ़ रही है तो उसके क्षेत्रफल में जो है 21% की वृद्धि होगी, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित है परंतु 3 से जो विभाजित नहीं है। 11 से 50 के बीच जो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित है किंतु 3 से जो विभाजित नहीं है, तो 7 से विभाजित संख्या जो है वो है 11 से 50 के बीच 14, 21, 28, 35, 42 और 49, ये सभी जो है 7 से विभाजित है। इनमें से 3 से कौन सा विभाजित नहीं है ये ज्ञात कर लीजिए, तो 3 से जो विभाजित नहीं है उसको काट देंगे, 3 से जो विभाजित है उसको काट देंगे हम लोग। ओके, तो 3 से जो विभाजित है 21 जो है 3 से विभाजित है, और 42 भी 3 से विभाजित है 42, तो ये दोनों को हटा देंगे, तो इसमें 14, 28, 35 और 49, ये 4 संख्याएं जो है वो 7 से विभाजित है परंतु 3 से जो है वो नहीं विभाजित है, तो टोटल 4 संख्याएं जो ऐसी हैं जो
7 से तो विभाजित है परंतु 3 से जो विभाजित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 1995 को रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? कैलेंडर का एक फैक्ट होता है कि यदि जनवरी जो है वो जिस दिन से शुरू होगी उसी दिन से जो है वो वह साल खत्म होगा। यानी जो 1 जनवरी का जो दिन होगा वो दिन वही दिन जो है 31 दिसंबर को भी रहेगा। अगर लेकिन कंडीशन यह है कि वो जो है समान वर्ष होना चाहिए, लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। तो यानी 1 जनवरी का जो दिन होगा वो 31 दिसंबर को वही दिन होगा। तो यानी 1 जनवरी को जो है रविवार था तो 31 दिसंबर को जो है रविवार होगा। ओके, तो यानी 1 जनवरी 1956 को जो सोमवार पड़ेगा। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगर जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगर जनसंख्या वाला जिला जो है वो सरायबस्ती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और अधिकतम नगर जनसंख्या वाला जिला जो गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में नगर जनसंख्या प्रतिशत की बात की जाए तो वो 22.3% है। 22.3% जनसंख्या जो है वो नगर में निवास करती है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई थी? ऑप्शन ए भारतीय औद्योगिक वृत्ति निगम, ऑप्शन बी है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, और ऑप्शन सी है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और ऑप्शन डी है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक वृत्ति निगम IFCI इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1948 में हुई थी। IFCI की स्थापना जो है वर्ष 1948 में हुई थी। और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम यानी ICICI इसकी स्थापना जो है वर्ष 1995 में 1955 में हुई थी। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी ICICI की स्थापना। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण एवं विकास बैंक यानी नाबार्ड NABARD इसकी स्थापना जो है वर्ष 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI इसकी स्थापना जो है वर्ष 1964 में हुई थी। 1964 में। तो इसमें पूछा गया सबसे बाद में किसकी स्थापना जो है सबसे बाद में हुई थी? तो सबसे बाद में जो राष्ट्रीय कृषि एवं विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। यानी नाबार्ड की स्थापना जो सबसे बाद में हुई थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मार्ग गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन बी भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय जो है वो एक मार्ग गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जारी करता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। और भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो भारत का राष्ट्रीय मानक संस्था है। और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ही ISI मार्क दिया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग स्थित है। राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग जो है वो आगरा में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन जो सत्य है? ऑप्शन ए है वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, ऑप्शन बी है वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, और ऑप्शन सी है कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में सभी कथन जो सही है। मेयर जो है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है और वह जो नगर का पदेन सदस्य होता है। नगर निगम का जो पदेन सदस्य होता है और कार्यकारी समिति का पदेन सभापति भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। और दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो है वर्ष 1974 में हुई थी, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना जो है वर्ष 1954 में हुई थी, तो इसमें जो कथन तो है वो भी सही है। तो इसमें जो दोनों कथन जो है सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वन्य जीव विहार और सूची 2 में अवस्थिति। पटना, पटना वन्य जीव विहार जो है वो एटा में है, तो इसका जो ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और पार्वती अरंगा, पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार जो गोंडा में है, तो इसका डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है वो चंदौली में है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और रानीपुर वन्य जीव विहार जो बांदा में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा जो है वो बुलंदशहर जिले में स्थापित है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नरौरा परमाणु संयंत्र से विद्युत का व्यावसायिक उत्पादन जो प्रथम इकाई से 1 जनवरी 1991 तथा द्वितीय इकाई से जो 1 जुलाई 1992 को प्रारंभ हुआ था, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूलन किया जाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो सस्ते हो जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मुद्रा अवमूलन का अर्थ किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को जो कम कर देना है। व्यापार शेष की स्थिति में सुधार करने के लिए यह उपयुक्त होता है। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूलन किया जाता है। इससे जो आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो सस्ते हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें दोनों कथन जो हो अभिकथन और कारण जो हो दोनों सही है, और कारण जो हो अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोघर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थकारों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। उत्तर प्रदेश का महोबा जिला जो गोघर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थकारों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। श्रावस्ती जो तृतीय तीर्थकार भगवान संभवनाथ मंदिर से संबंधित है, जबकि कौशाम्बी में जो घोषिताराम विहार स्थित है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।